ठीक, दिख रहा है तो जी तब सर। स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है ना, देख के ही लग रहा है कि इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ाएंगे। मैंने आज पूरा टॉपिक सिटीजनशिप को लेकर ही होगा। सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप कैसे, इंडिया का सिटीजन कैसे बन सकते हैं, इंडिया का सिटीजन कैसे छीना जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल्स भी उसको उसके ऊपर भी पढ़ाई करेंगे। और साथ साथ जितना बताएंगे ये सारे आपका इवेल्युएटिव रहेगा कि जितने भी पीएससी लेवल का जो भी एग्जाम दीजिएगा उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाइएगा। हाँ, इस टॉपिक में हम क्या चीज नहीं कवर कर रहे हैं जो सिटीजनशिप में कवर करना चाहिए, किंतु 1 आवर के क्लास में वो कवर करना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हम उस चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, हमको पता है, इसी कारण हम पहले ही बता देते हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड चीज को हम अभी तक कवर इसमें नहीं किए हैं। पासपोर्ट से रिलेटेड चीज को हम इस टॉपिक में कवर नहीं किया, वो दूसरे टॉपिक में कराएंगे। इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रखिएगा, लेकिन उस चीज को बाद में हम करा देंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का, आज का फुल्ली टॉपिक होगा हम लोगों का सिटीजनशिप के बारे में, जहां पर सिटीजनशिप का कितना पार्ट में दिया गया है, सिटीजनशिप किसे कहते हैं, 2019 का सिटीजनशिप एक्ट, 1915 का 55 का सिटीजनशिप एक्ट, 2003 का सिटीजनशिप एक्ट, इन सभी चीजों के ऊपर भी चर्चा किए हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग। आपका जो फर्स्ट टॉपिक आप लोग देखिएगा, ये आपको ये डायग्राम लास्ट में दिखाएंगे, ये वाला जो डायग्राम है ये लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सभी लोग आ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। तो आप लोगों के भीतर ना एक सबसे बड़ा आइडिया क्या होना चाहिए कि सिटीजनशिप होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा सिटीजनशिप क्या होता है, तब तक तो हम लोग सिटीजनशिप का जो एक्ट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके आधार पर वो तो किया नहीं जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अगर भारत जब बन रहा था, जिस वक्त भारत का निर्माण हो रहा था, उस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि यूनियन कैसे होगा, भारत को निर्माण कैसे किया जाएगा, कौन सा टेरिटरी भारत का होगा, कौन सा नहीं होगा। फिर दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पॉपुलेशन, ठीक है, कोई भी स्टेट विदाउट पॉपुलेशन तो होगा नहीं। अब रसिया को देख लो ना, पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं था, तभी तो रसिया का देख लीजिए, फिर रोम का देख लीजिए, रसिया से बेहतर एग्जांपल रोम होगा। रोम का देखिए, रोम का सिटीजनशिप को लेकर ही ना एक विवाद तैयार हुआ था। वहां का सिटीजनशिप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जहां 12 टेबल्स दिया गया था। ये 12 टेबल्स याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 12 टेबल्स कहाँ का लॉ है, तो रोम का है। तो रोम का सिटीजनशिप जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या था, खाली था, एक बड़ा सा क्षेत्रफल था, एरियाज बहुत ज्यादा था, तो उस जगह पर कोई भी बाहर के लोगों को आके सिटीजनशिप दे दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, रोम का ही साम्राज्य खत्म हो गया। तो सिटीजनशिप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिटीजनशिप को पढ़ना और इसके ऊपर क्वेश्चंस करना। और एक, हाँ, एक चीज और हम क्लियर कर देते हैं, जितना बताएंगे वो सारा लक्ष्मीकांत, दीदी बसु और प्रतियोगिता किरण का बुक को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ घटना चक्र को फॉलो करते हुए लिखे हैं। इसमें जितना लिखे हैं इन 4 बुक को फॉलो करके लिखे हैं, ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बुक था, उसको भी रखे हैं साथ में, ठीक। इसलिए इसमें जितना लिखे हैं फैक्ट वाइज फैक्ट बताया है, ना तो हम इसमें अपना आइडियोलॉजी बोलेंगे, ना ही हम किसी और का भी बोलेंगे। इसमें जितना फैक्ट है सिर्फ उसी को बताएंगे, इसलिए एकदम क्लियर होकर अच्छा से सुनिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, सिटीजनशिप होता क्या है, सिटीजनशिप का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या संबंध है। क्या बोले, एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या संबंध है, इसी को सिटीजनशिप बोलते हैं। एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या संबंध है, उसको क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। मतलब क्या, एक इंडिविजुअल स्टेट में रहते हैं। एक इंडिविजुअल कहाँ रह सकते हैं, स्टेट में। एरिस्टोटल ने भी कहा था कि एक पीपल जो होता है, मैन जो होता है, क्या है, पॉलिटिकल और सोशल एनिमल है, जो एक स्टेट में रहना पसंद करेंगे। क्या स्टेट के बाहर कोई रह सकता है, कोई अगर ऐसा आपको जगह दे दे जहां पर कोई मनुष्य ही ना रहता हो, नो मैन लैंड, माने नो, जहां नो मैन लैंड में, जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता हो, या समुद्र के भीतर बीच का एक भाग है, वहां पर अगर रहने दे दे तो रहोगे क्या, नहीं रहोगे। तो मतलब हम लोग स्टेट में ही रहते हैं, स्टेट से बाहर हम लोग रह नहीं सकते हैं, जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा था। याद रखिएगा, ये एरिस्टोटल का फेमस डायलॉग है। देखिएगा, अब ये जो हम लोगों का इंडिया को लेकर एक प्रॉब्लम जो तैयार हुआ था सिटीजन्स को लेकर, कौन सिटीजन्स होगा कौन नहीं होगा, इसके ऊपर भी है। तो आते हैं, पॉपुलेशन जो होता है ना स्टेट को, उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक स्टेट में जरूरी नहीं है कि उस देश का सिटीजन ही रहे,
जरूरी है क्या? क्या एक स्टेट में सिर्फ उस देश का ही सिटीजन रहेगा और कोई नहीं रह सकता है? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ऐसा। रह सकता है, मतलब एक होगा सिटीजन और दूसरा क्या होगा? एलियंस। एलियंस कहने का मतलब वो एलियंस नहीं होता है कि जो दूसरे ग्रह से आने वाले लोग नहीं। एलियंस का मतलब होता है कोई दूसरे स्टेट के लोग आए हैं। जैसे मान लीजिए भारत में अमेरिका के लोग आके रह रहे हैं, या भारत में किसी अदर स्टेट के लोग आके रह रहे हैं, तो वो एलियंस कहलाते हैं। एलियंस का मतलब होता है विदेशी, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन जो होता है स्टेट को दो भागों में डिवाइड है, एक सिटीजन, दूसरा एलियंस। सिटीजन को सारे राइट मिलते हैं, ये जो सिटीजन है इसको सभी राइट्स मिलते हैं, जबकि ये जो एलियंस है इसको सब राइट्स नहीं मिलते हैं, इसको सारे राइट्स नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सिटीजन्स आर द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग। सिटीजन्स उसका मेंबर, उस पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर्स होता है जिससे वो बिलोंग करता है। एग्जाम में क्वेश्चंस ये आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस दे देगा कि ये ऑप्शन में रहेगा कि सिटीजन किसका मेंबर्स होता है, तो ये पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर्स होता है। याद रखिएगा, किसके मेंबर्स होते हैं? पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं। किसके मेंबर्स होते हैं? आप लोग बोलिए। पॉलिटिकल कम्युनिटी के। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी कहने का मतलब कोई आइडिया? आप लोग किसी को आइडियाज है पॉलिटिकल कम्युनिटी किसको बोल सकते हैं? पॉलिटिकल कम्युनिटी कहने का मतलब जो लॉ के द्वारा बनाया जा रहा है, माने कि यहाँ पर बोला जाए लीगली जो रहने का अधिकार जिसको दिया जाए लीगली, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी। यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल कम्युनिटी लीगल पर्सन को बतलाया जाए, माने लीगली किसी को राइट दिया जा रहा है रहने के लिए, उसको बोला जा रहा है। दैट मीन्स सिटीजन्स जो यहाँ रह रहे हैं, जो मेंबर्स लीगली यहाँ पर रह रहे हैं, वो सिटीजन्स है जिनको सारे राइट्स मिलते हैं। याद रखिएगा, सिटीजन जो होता है वो सभी तरह के सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करते हैं। ये भी याद रखिएगा, जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उसको सिटीजन एंजॉय करते हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स का मतलब होता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी सिविल राइट्स में आता है। फिर उसके बाद सिविल राइट्स में आता है राइट टू शेल्टर, राइट टू लेजर, सिविल राइट्स में आता है। जबकि पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट। ये राइट्स आपका सिटीजन्स को मिलता है, फुल्ली मिलता है, ठीक है। लेकिन एलियन जो विदेशी है ना, विदेशी को सारे राइट नहीं मिलते हैं। जो राइट सिटीजन्स को मिलते हैं वो राइट ये एलियन को नहीं मिलेंगे। जैसे कि एलियन को सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते हैं, याद रखोगे। कौन सा राइट एलियन को नहीं मिलता है? एलियन मतलब विदेशी को, फॉरेनर्स को कौन सा राइट नहीं मिलते हैं? सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते। कौन सा राइट नहीं मिलते हैं? और सिविल राइट नहीं मिलते हैं। किसको नहीं मिलते हैं? एलियन को नहीं मिलते हैं। अब देखिए, एलियन भी दो तरह के होते हैं। जो विदेशी होते हैं ना, वो भी दो है, एक दोस्त वाला होता है और एक दुश्मन वाला होता है। तो बताओ, दोस्त वाला एलियन को कुछ ज्यादा सुविधा मिलेगा, दुश्मन वाला एलियन को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे? जी जी एकदम। जैसे दोस्त वाला एलियन जो है ना, जो दोस्त वाला एलियन होगा, जो दोस्त वाला विदेशी होगा, विदेशी दोस्त जो होगा, उनको क्या मिलेगा? उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का अधिकार रहेगा। मतलब उनको अरेस्ट एंड डिटेंशन में क्या है ना, कि इसमें अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो उसे वारंट दिखाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं उसे। इसमें इस नियम के अनुसार आर्टिकल 22 में जो मेंशन है कि हम उसे बताएंगे कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। मतलब ये जो घटना होती है ना, पहले गुनाह कर चुका होता है, कोई व्यक्ति पहले गुनाह कर चुका है, उसके बाद अगर पुलिस पकड़ती है तो उस वक्त उसे बताकर कि आपको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, अगर ये बताती है, ये क्या होता है, ये फ्रेंडली एलियंस को बताती है। लेकिन किसको नहीं बताएगी? एनिमी एलियंस को इसको नहीं बताएगी, इसको नहीं बताएगी, इसको डायरेक्टली गिरफ्तार कर लेगी। इसके लिए ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन लागू नहीं होता है। एनिमी एलियंस के लिए लागू होना भी नहीं चाहिए। आते हैं अगला, फंडामेंटल राइट्स कुछ है ना, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़े होंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला है? सिटीजन्स को मिला है। किसको मिला है? सिटीजन्स को मिला है। किसको मिला है? सिटीजन को। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट बता देता है, कौन कौन सा फंडामेंटल, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 सिटीजन को मिला। आर्टिकल 15 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वक्त भी बताएंगे। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ठीक है, एंड सो ऑन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। तो हम क्या बोले, किसी भी व्यक्ति को
उसके जन्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके रेस के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास ये दिया गया आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन का। आर्टिकल 15 में एक बात और बोला गया, आर्टिकल 15 का 3 जो क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, जहां पर बोला गया है वीमेन और थोड़ा सा माइक को ऑफ कीजिएगा ना, वीमेन और चिल्ड्रेन को लेकर क्या बोला गया है ना, कि उसको एक्स्ट्रा प्रोविजन बना सकती है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन। फिर उसके बाद आपका SC ST OBC EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में बोला गया है। तो कहने का मतलब है आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, इंडियन को मिलेगा, माने जो सिटीजन्स है इंडिया का उसको मिलेगा, किसी भी एलियंस को नहीं प्राप्त है ये। ठीक है, उसके साथ भेदभाव इसके आधार पर नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला गया है। आर्टिकल 16 में जो एम्प्लॉयमेंट का जो है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में माने अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के समय में मान कि जो सरकारी नौकरी होती है उसमें इंडियन को सुविधा है, विदेशी को वो सुविधा नहीं दिया गया है। तो विदेशी के साथ डिस्क्रिमिनेट होगा, अब उसको बोलेगा इतना % ही आप दे सकते हो, उसको नहीं बोल सकता आप पूरा दे दो। क्या बोला जा सकता है, आप ही बताइए, एलियंस को बोला जा सकता है, नहीं ना। तो आर्टिकल 16 भी सिर्फ इंडियन को मिल रहा है। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, माने राइट टू फ्रीडम, 6 गो फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 में। कगो फ्रीडम है, 6 गो फ्रीडम है। तो ये जो 6 गो फ्रीडम है ना, ये 6 फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ इंडियन को दिया गया है। 6 फ्रीडम में क्या क्या है, ये 6 फ्रीडम में आप जानते होंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हम लोग कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, माने पीसेबल, ये कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, क्या हो सकता है, टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। ठीक है, हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। इतना ही नहीं, टू फॉर्म एसोसिएशन को बना सकते हैं, ये आर्टिकल 19 में है। अब बताओ, किसी विदेशी को एसोसिएशन बनाने का अधिकार दे देंगे, तब तो भारत में आकर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगा। तब तो क्या होगा, तब ये आर्टिकल 19 उसको कैसे दे सकते हैं। वो आके अब आएगा और आके हमारी ही सॉवरेंटी को लेकर सवाल उत्पन्न करने लगेंगे। इसलिए विदेशी को ये राइट्स हमारे देश में नहीं दिया जा सकता है, माने कोई विदेशी अगर हमारे देश में रह रहे हैं उन्हें ये राइट नहीं दिया जा सकता है। फिर उसके बाद वो कहीं भी भारत में घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये सिटीजन्स को है। फिर उसके बाद तुम मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर हम लोग कोई भी ऑक्यूपेशन को कर सकते हैं, ये हमें पूरी तरह से दिया गया है। आर्टिकल 29 में बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो अब बताओ, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट, माने भारत के जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्ट ना किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सही। तो उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 30 में बोला गया है, आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो एडुकेशन, जो माइनॉरिटी है भारत में, जो माइनॉरिटी है, जो लैंग्वेज बेस हो सकता है, रिलीजियस बेस हो सकता है, तो उनको सुविधा दी गई। तो ये जो राइट्स है ना, ये जो फंडामेंटल राइट है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पास है। किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पास है, याद रखिएगा। और ये विदेशियों को नहीं दिया जाता। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा राइट विदेशियों को नहीं दिया जा सकता है, या कौन कौन सा राइट सिर्फ एलियंस भी यूज कर सकते हैं। या क्वेश्चन रहेगा कौन कौन सा है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए। तो सिटीजन के लिए कौन कौन सा है, आप लोग खुद बताओगे, बताओ तो एक साथ बोलोगे। सिटीजन के लिए कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, 15, 16, 19, 29 और 30। कोई एक जन बताइए तो आर्टिकल 19 में क्या है। हम नाम बोलते हैं, जिससे नाम बोलेंगे वो बोलिएगा। मात्र 12 जन है आज के क्लास में। रेहाल नू बोलिए, रेहाला बोलिए। आरिबा, अमजद कुछ बोल रहे हैं, अमजद। एक सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है, तो हम कराते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑफिसेस जो है ना, जैसे कि कौन कौन है ऑफिस है, माने भारत में कौन कौन सा पोस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही ले सकता है और कोई दूसरा नहीं ले सकता है। देखिएगा, ये सब टॉपिक है ना, इंटीग्रेटेड टॉपिक है, मतलब ऐसा टॉपिक है जो अलग से आप लोग पढ़िएगा ही, किंतु हम एक साथ इसलिए बताते हैं, जितना बार पढ़िएगा उतना बार याद होगा, एक बार पढ़ के छोड़ देने से याद नहीं होगा।
देखिएगा कुछ कुछ ऑफिसेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही ले सकता है, माने भारत का सिटीजन ही ले सकता है भारत में, कोई दूसरा बाहर का विदेशी कोई नहीं मिलता है। जैसे कि प्रेसिडेंट बनना, ठीक है, प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? सिर्फ भारत का व्यक्ति। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन जहां पर बताया गया है ना, वहां बोला गया है प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? ही मस्ट बी इंडियन, ठीक है, तो इंडियन होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंडियन होना चाहिए। ये आर्टिकल 124 में मेंशन है। 217 में बोला गया है कि हाई कोर्ट का जज भी इंडियन होना चाहिए। 76 में बोला गया है अटॉर्नी जनरल भी इंडियन होना चाहिए। गवर्नर ऑफ स्टेट भी इंडियन होना चाहिए। एडवोकेट जनरल भी इंडियन होना चाहिए, ठीक है। फिर लोकसभा का जो इलेक्शन होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन में जो हम लोग वोट देते हैं ना, आर्टिकल 326 में राइट टू वोट है। आर्टिकल 326 में क्या है? इसमें राइट टू वोट है। ये भी कौन दे करेगा? इंडियन ही करेगा। कौन करेगा? इंडियन ही वोट देगा। अब क्या विदेशी को थोड़ी बोलेंगे वोट देने के लिए, ठीक है। कोई एमपी कौन बनेगा? कोई इंडियन ही एमपी बनेगा। आर्टिकल 84 में बोला गया। एमएलए कौन बनेगा? कोई इंडियन ही बन सकता है, कोई दूसरा नहीं। मतलब ये सब ऑफिसेस जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही एक्वायर कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। याद रखिए ये सब कभी कभी ना ये पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल में आया है खासकर। आते हैं जो मेन चीज आप लोग को पढ़ना चाहते हैं, तब से जो आप लोग जानने के लिए हम पढ़ाना है। सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में बोला गया? पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है। कितना में बोला गया है सिटीजनशिप की बात? पार्ट 2 में की गई है। किसमें की गई है? पार्ट 2 में सिटीजनशिप की चर्चा की गई है, ठीक है। पार्ट 2 में किसकी चर्चा की गई है? सिटीजनशिप की चर्चा की गई है। और कहां से कहां तक अगले में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5 से 11 तक किसकी बात की गई है? सिटीजनशिप की बात की गई है। 5 से 11 तक क्या है? सिटीजनशिप। आप लोग घर में बोलते रहिएगा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 5 में क्या बोला गया? आर्टिकल 5 में बोला गया है कि यहाँ एक वर्ड है, उसको पहले समझा देते हैं। ये जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई जानता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? सर स्टार्टिंग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोले? लागू हुआ था। स्टार्टिंग, शुरुआत लागू हुआ था। लागू कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950। हाँ 1950। अब बन गया था कब? 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 को बोला जाता है कमेंसमेंट, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। जितना बार कमेंसमेंट बोलेंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप को बोला गया है। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के वक्त जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, इसमें बताई गई आर्टिकल 5 में, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे, आर्टिकल 5 थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल 5 से 11 तक तो बोल दिए। आर्टिकल 11 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो सिटीजनशिप जो लॉ है ना, सिटीजनशिप में कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा ये कौन तय करेगा? बोलो तो कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगा। कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगा। ये रेगुलेट करेंगे सिटीजनशिप को बाय लॉ। ये बार बार चेंज करेंगे या इसमें कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। सुनिएगा, दिस प्रोविजन रिजल्टेड इन द इनेक्टमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय द इंडियन पार्लियामेंट। ये जो एक्ट है, देखो अभी 5 से 11 तक जो है, उसके बाद क्या किया? सिटीजनशिप एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, एक एक्ट बना दिया। 1955 में एक एक्ट बनाया और उसी के आधार पर सबको सिटीजनशिप मिलता है। याद रखिएगा, कोई पूछ दे ना कि हम लोग को सिटीजनशिप किस एक्ट के आधार पर मिलता है? 1955 के एक्ट के आधार पर मिलता है। किस एक्ट के आधार पर मिलता है? 1955 के एक्ट के आधार पर मिलता है। क्या चीज मिलता है? सिटीजनशिप मिलता है। ये ऑलरेडी ये वाला पोर्शन पढ़ा दिए हैं। हमारे देश में कौन सा सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल है। लेकिन ये कहां से, ये सिंगल सिटीजनशिप कहां से आइडियाज लिया गया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश। ठीक है। और डबल सिटीजनशिप कहां है? अमेरिका, यूएस है, कनाडा, यूएसए में है। बिल्कुल, यूएसए में क्या है? डबल सिटीजनशिप है। और भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल, ठीक है। और सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा जो किसी का सिटीजनशिप छीना जा सकता है या दिया जा सकता है। एक्विजन मतलब एक्वायर्ड करना, लॉस माने छीना जाना। तो किसका? वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बोला गया है ये बात, ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा। और ये अमेंडमेंट कितना बार अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट को लेकर भी हम पढ़ेंगे। देखिए
आते हैं हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप एक्ट का जो आर्टिकल्स है उसको पढ़ते हैं। याद कीजिएगा ये सब, ये क्वेश्चन इससे पूछेगा, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिटीजनशिप पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 5 स्पेशली प्रोवाइड क्या किया गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो भी लोग भारत में उस वक्त रह रहे थे वो भारत के नागरिक होंगे। ही हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनके पास डोमिसाइल हो जाएगा टेरिटरी इंडिया में वो रहने का, ठीक है। डोमिसाइल का मतलब, द टर्म डोमिसाइल को कहीं बताया तो नहीं गया, लेकिन डोमिसाइल इज अ पर्सन्स रेसिडेंस। ये क्वेश्चन एग्जाम ये पूछेगा कि व्हाट इज डोमिसाइल, या डोमिसाइल का मीनिंग क्या होता है। तो डोमिसाइल इज अ पर्सन्स रेसिडेंस वेयर ही इंटेंड्स टू लिव ऑन अ परमानेंट बेसिस, माने एक पर्सन जहां पर परमानेंटली रहने लगता है वहीं का वो डोमिसाइल उसका हो जाता है, मतलब एक तरह का उनका रेसिडेंस, निवास स्थान को बोला जा रहा है डोमिसाइल का, ठीक है। तो जो लोग भारत में 26 जनवरी 1950 को रह रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, वो भारत का नागरिक है। जैसे या तो उनका जन्म हुआ, हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो क्या हुआ हो, भारत के टेरिटरी पर उनका जन्म हुआ हो, या आइदर ऑफ व्हिच पेरेंट्स, या उनके पेरेंट्स क्या हो, भारत में उस वक्त जन्म लिए हो। माने कि कौन कौन नागरिक हो सकता है भारत का, आर्टिकल 5 में बताया गया, बखूबी बताया गया कि जो लोग भारत में जन्म लिया हो 26 जनवरी 1950 के वक्त, ठीक है, फिर जो लोग के पेरेंट्स भारत में जन्म लिए हो, या हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। मतलब ये 26 जनवरी 1950 के बाद देखिएगा, माने 5 साल, माने क्या बोला जा रहा है, हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन, माने 5 साल से कम ना रहा हो, वो भी भारत का नागरिक होगा। उस 26 जनवरी 1950 का जो ठीक है, जो तारीख तय किया गया कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर 5 साल से जो कम नहीं रहा हो, 5 साल तक कम से कम भारत में रहा हो, ठीक है, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। जो भी लोग, मान लीजिए कोई 1946 से आके रह रहा है, मतलब 1950 है तो 1946 और एक ये रहना चाहिए, माने 1945 से जाके जो रहेगा, 26 जनवरी 1945 से पहले का जो लोग रहेंगे वो भारत का नागरिक कहला देंगे, जो लोग यहाँ भारत पे रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। मतलब यहाँ आर्टिकल 5 में ये क्लियरली बता दिया गया है, ठीक है, कौन कौन भारत के नागरिक, क्योंकि वो एक समस्या था कि किसको सिटीजन्स बोला जाएगा। बहुत तो लोग यहाँ से चले गए, बहुत लोग एक बॉर्डर का इश्यूज को लेकर बहुत लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो कौन माइग्रेंट होंगे, कौन इलीगल माइग्रेंट होंगे, कौन लीगल माइग्रेंट होंगे, कौन सिटीजन्स होगा, ये एक बहस का मुद्दा था उस वक्त। तो ये रखा गया इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई क्या क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पहले ये देखते हैं। पहला, भारत का इसमें बोला ही गया कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन कौन नागरिक होगा, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त जो लोग भारत में जन्म लिए, जिनके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, या कोई 5 साल से ज्यादा समय तक भारत में रहते होंगे कंटिन्यू, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। यहाँ डोमिसाइल से लेकर एक क्वेश्चन आएगा। डोमिसाइल क्या है, एक पर्सन का रेसिडेंस है, वेयर ही इंटेंड्स टू लिव ऑन अ परमानेंट बेसिस। डोमिसाइल क्या है, एक पर्सन का रेसिडेंस है जो एक परमानेंटली रहते हैं एक जगह पे। क्लियर? तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें से, आगे बढ़े। जी सर, बढ़िया। ठीक, आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 भी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 6 में पता है क्या बोला गया, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। क्या बोला जा रहा है, हु हैव माइग्रेटेड, ये लोग कंफ्यूजन में रहता है। माइग्रेटेड टू इंडिया मतलब पाकिस्तान से भारत को आते हैं, उनको राइट दिया गया है। अब वो भी सिटीजन होगा, क्योंकि हम अभी बताए थे ना कि एक बॉर्डर इशू समस्या थी, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट मतलब जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसी को बोला जाता है माइग्रेशन, जिससे आता है माइग्रेट वर्ड से ही माइग्रेशन तैयार होता है। तो पाकिस्तान से जो भारत को आते हैं उनके लिए बताया गया उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा। बोला गया है, ये बताया क्या गया, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, मतलब ये दो तरह के बात बोला गया कि 19 जुलाई 1948, देखिए 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग इंडिया को माइग्रेट कर चुके हैं, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाएगा। देखिएगा पहला वाला का क्या बोला गया है, अ पर्सन माइग्रेटेड बिफोर जुलाई 1948, माने जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आया है। कब आया है, 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ चुका है, ठीक है।
कम ठीक। तो ही और ही देखिए उसको कैसे नागरिकता मिलेगी सुनिएगा। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 के पहले आया है, कब 19 जुलाई 1948, डेट याद रखिएगा, तो उस वक्त उसे कैसे मिलेगी, वो खुद ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स या उनके कोई भी पेरेंट्स में कोई भी माँ या बाप कोई भी, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, उनका कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में जन्म लिया हो। पाकिस्तान से अगर कोई भारत आता है ना, मतलब जो ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, 1935 के अनुसार जो इंडिया को डिफाइन किया गया था, ये टेरिटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो लोग इसमें जन्म लिए थे माने वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, देखो कितना अच्छा बात बोला, वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसमें से कोई भी हो, अगर 1935 का वो एक्ट के अनुसार वो इंडिया का भाग था तो वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर? ये तो हुआ 19 जुलाई 1948 के पहले वाला के लिए, वो अगर भारत में आता है तो भारत का नागरिक होगा, क्लियरली बता दिया गया है। फिर इन केस नंबर बी में बताया जा रहा है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948, ठीक है, 19th day of July 1948 he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। बोला जा रहा है वो पर्सन जो क्या हो रहा है, जुलाई माने कि 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, माइग्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, वो भारत का नागरिक होते हैं। माइग्रेशन के वक्त अगर वो भारत का नागरिक रहते हैं तो, ठीक है, इस वक्त यहां बोला गया है, मतलब 19 जुलाई 1948 की बात किया गया है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट के लिए, इसका सहारा लेने के लिए उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्या कराना होगा? रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे रजिस्टर कराना होगा। यहाँ सिटीजन कैसे माने कि वो सिटीजन इंडिया का होगा, उसे जाकर गवर्नमेंट जो ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनके पास जाके रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। ही शुड हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं बात को। देखो इसके लिए उसे क्या करना होगा, इसके लिए उसे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ उसे यहाँ पर माने 6 मंथ पहले उसे एप्लीकेशन दे देना होगा। सॉरी, he has been residing in India for at least 6 months immediately preceding the date of application, ठीक है, एप्लीकेशन के ठीक 6 महीना पहले से वो इंडिया में रहते होंगे, तब जाके वो दे सकता है, अदरवाइज नहीं। माने 6 महीना का तय समय किया गया कि 6 महीना रह के उसे देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन दिए और फिर गायब हो गए, तो 6 महीना यहाँ रहने के बाद देना होगा, ठीक। तो आर्टिकल 6 में क्या बोला गया? आर्टिकल 6 में बोला गया जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होते हैं, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि माइग्रेटेड का डेट क्या दिया गया, 19 जुलाई 1948, इसमें क्या बोला गया, वो उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार जो डिफाइन किया गया इंडिया को, वो वहां का इंडिया का भाग में माने इंडियन हो उस वक्त के अनुसार, 1935 के एक्ट के अनुसार, तब जाके वो भारत का नागरिक कहला जाएगा। देखिए दूसरा आर्टिकल 7 थोड़ा सा मिलता जुलता है। आर्टिकल 7 में क्या बोला गया? माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। जब देश आजाद हो रहा था ना, तो बहुत लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत लोग यहाँ आए, तो भारत से जो पाकिस्तान चले गए, मतलब अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947। सुनिएगा, इस लाइन को देखिएगा, जो पर्सन इंडिया को छोड़कर कहां चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, कब? 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च 1947 को, और फिर वापस वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो जब वो वापस इंडिया में आकर रहना चाहते हैं, तो इस पर्सन के लिए बोला गया 6 महीना यहाँ रहकर उसे क्या करना होगा, 6 महीना यहाँ रहकर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, 6 महीना यहाँ रहकर, तब जाके वो यहाँ का नागरिक बन सकता है। अब यहाँ देखिए, इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन मेंशन इन आर्टिकल 7 द माइग्रेशन। यहाँ माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? माइग्रेशन का मतलब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बनने से पहले जो लोग गए हैं उसको माइग्रेशन बोला जा रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से ठीक पहले जो लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गए उसको बोला जा रहा है। देखिए, द पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आफ्टर January 26, 1950। सुनिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज और क्लियर कर देते हैं। 26 जनवरी 1950 के पहले तक माइग्रेशन किसको मिलता था? एक चीज को अच्छे से क्लियर कर देते हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर। यस सर। देखिए 26 जनवरी 1950 के पहले तक, 6 और 7 नंबर दोनों को थोड़ा कंबाइन करके समझते हैं। 6 में क्या बोला गया? जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले तक क्या होता है, पाकिस्तान से भारत को आते हैं,
वो, या 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत को आते हैं उसके लेकर। दूसरा में क्या बोला गया 7 में कि 1 मार्च 1947 के पहले 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं उसके लिए। ये लोग भारत का नागरिक आसानी से बन सकते हैं सिर्फ 6 महीना यहाँ रहकर रजिस्ट्रेशन करा के, ठीक है। और जिसका पेरेंट्स यहाँ पर है, जिसका पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ये सब है, तो उनके लिए उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ऐसे ही हो जाते। लेकिन ये कब तक, 26 जनवरी 1950 तक ही ये वैलिड रहेगा। 26 जनवरी 1950 से क्या होगा, सारे लोग को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार फॉलो करना होगा। इसके अनुसार सिटीजनशिप मिलेगा, ना कि उसके अनुसार 6 और 7 के अनुसार नहीं मिलेगा। उस वक्त 6 और 7 के अनुसार सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के पहले तक इस माइग्रेशन को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर, समझ में आया ना? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला पोर्शन पूछा गया है, ये एक घटना चक्र में भी था ये। एक बार हम बोले कि सिटीजनशिप शुरू से बोले कि ये वाला बोले सर, यही वाला सर। सिटीजन मतलब बोला गया है कि आर्टिकल 6 में बोला गया कि कोई पाकिस्तान से भारत को आते हैं। आर्टिकल 7 में बोला गया कोई भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। वो लोग भारत में आके दोबारा रह सकते हैं। जो पाकिस्तान से भारत है तो उनको तो दोबारा वाली बात नहीं हुई, वो तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उसके अनुसार बता दिया गया ये इंडिया है। तो वो जो इंडिया बता दिया गया उसका अगर वो नागरिक रहता है, वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी अगर वो वहां के नागरिक थे, वहां जन्म हुआ था उनका, दैट मीन्स वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। सिर्फ 6 महीना पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक एप्लीकेशन देकर, जो ऑफिसर नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 6 में 7 में 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो कहां से, भारत से पाकिस्तान को चले गए, ठीक है। फिर जब भारत तैयार हो गया उस वक्त वो आते हैं तो 6 महीना पहले रहकर, 6 महीना यहाँ रहकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। किंतु बोला गया ये जो है जब ये 6 और 7 तभी तक लागू होगा जब 26 जनवरी 1950 के पहले तक। क्यों? 26 जनवरी 1950 के बाद जितना भी लोग यहाँ आएंगे, अगर 27 जनवरी 1950 को कोई पाकिस्तान से भारत आते हैं, ठीक है, और वो भारत से पाकिस्तान चले गए होते हैं और पाकिस्तान से भारत आते हैं, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। उनके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 का अनुसार होगा। वो अगर बोलेंगे कि भाई हम आर्टिकल 7 का यूज करके हम ये इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली बोलेगा नहीं, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट को फॉलो करना होगा, 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, इसके आधार पर वो नागरिक बन सकता है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया बात? अगर मान लो अगर ऐसा रहता, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐसा नहीं बोला रहता, तब तो हमारे जितने भी, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, पूरा नागरिक ही वो क्लेम कर सकता था कि हम भारत के नागरिक हैं, कर सकता था ना, तो सबको मिलता। जी सर, समझ में आया। तो इसलिए ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 किया गया। आर्टिकल 8 ना एनआरआई को लेकर है कि जो ऐसे भी व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलेगा जो इंडियन और माने कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के बाहर रह रहे हैं। इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के मूल निवासी है, किंतु इंडिया के बाहर रहे, उनको लेकर सिटीजनशिप की बात की गई है। बहुत लोग, जैसे आप लोग में से ही कोई लोग अमेरिका जाके कमाए, या कोई दुबई जाके कमाए, कोई लंदन जाके कमाए, निश्चित है कमा ही सकते हैं, तो उनके लिए ये किया गया है। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन, ये किसको किसको किया गया, एक पर्सन को या उसके पेरेंट्स में से कोई हो या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो इंडियन माने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार वो क्या हो, इंडिया में जन्म लिया हो। कहाँ जन्म लिया हो? इंडिया में, ठीक है। अगर वो इंडिया में, वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो इंडिया में जन्म लिया हो तो वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर भी, इंडिया के बाहर भी रहते हुए भी भारत का सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। देखो ना, बहुत लोग आपका दुबई में रहते हैं, बहुत लोग अमेरिका में रहते हैं, क्या भारत की नागरिकता नहीं है उनके पास? है, भारत के नागरिक कहलाते हैं, प्राउडली कहते हैं भारत के नागरिक हैं। बट ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसको रजिस्टर कराना होगा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के सामने, माने उन्हें पासपोर्ट बकायदा लेके उस देश में जाकर रहना होगा। विदेश में वो एज ए पासपोर्ट लेके रहेंगे,
ठीक है, तब जाके वो भारत का, माने वो भारत का नागरिक वो जाकर ये अपना रजिस्टर कराएंगे भारत सरकार के पास कि हाँ हम यहाँ का डोमिसाइल है। ये जो डोमिसाइल लेते हैं तो वही तो होता है, डोमिसाइल के बाद आपका पासपोर्ट इशू कराते हैं, तो वो भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तब वो नागरिक है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो भारत सरकार उनकी नागरिकता ले सकती है, क्योंकि भारत सरकार को नहीं पता है वो कहाँ का नागरिक है। समझे? जी सर जी। आर्टिकल 8 इजी हो गया। आर्टिकल 8, कोई बाहर में रहने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं। कैसे? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर, अगर वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत में जन्म लिए हो तो, मूल निवासी हो तो। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 बहुत अच्छा है। इसमें बोला गया ना कोई पर्सन ना वॉलेंटरी, इसमें क्या बोला गया है, कोई पर्सन ये जो है पर्सन जो है वॉलेंटरी, ये जो वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से, कोई बाध्यता नहीं है कि कंपलसरी नहीं है। एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी फॉरेन स्टेट के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे कि अक्षय कुमार, एग्जाम्पल के तौर पर आप अक्षय कुमार को ले सकते हो। अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजनशिप ले चुके हैं, दैट मीन्स वो भारत का नागरिक नहीं है। सुनो, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, 6, ठीक है, 5 और 6 के अनुसार कोई भी इंडिया का सिटीजन नहीं होगा अगर वो अपनी इच्छा से फॉरेन स्टेट का क्या हो गया, ले लिया है, ये क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप ले चुका है। बोलना नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं बोलेंगे इसमें। ऐसे व्यक्ति को फोरफिट का मतलब होता है लॉस हो जाना। याद कर लो, ये स्पेलिंग लिख लीजिए, कभी कभी अगर क्वेश्चन में दे दिया ना तो गड़बड़ हो जाता है। फोरफिट का मतलब होता है लॉस, फोरफिट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अगर कोई अपनी इच्छा से किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करता है। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ सर, बोलिए सर। बोले जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अक्षय कुमार फॉरेन कंट्री का ये ले लिया है, तो अगर उसको इंडिया में रहना होगा तो उसको इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए उसका, बाहर कंट्री का। हाँ, उस कंट्री का पासपोर्ट बिल्कुल लगेगा। तो हम बताते हैं, इसमें कुछ छूट भी दी गई है। इसमें ना क्या क्या छूट दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी चाहे तो आर्ट्स के नाम पर, साइंस के नाम पर, लिटरेचर के नाम पर किसी भी व्यक्ति को, या कोई बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उन लोगों को छूट देती है कि हाँ आप इस आधार पर रह सकते हैं यहाँ पे, मतलब उनको एक अलग तरह से सुविधा दे सकती है। मैंने यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये सारे डिसाइड कौन करें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो दे सकती है। समझे? हाँ सर, समझ आ रही है सर। मतलब सिटीजनशिप नहीं देगी लेकिन उसे छूट दे सकती है। और ये छूट का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, ऐसा कोई, उसके डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बांग्लादेश का कोई एक माने कि फिल्म स्टार या कौन था जो बंगाल में, कोलकाता में आकर रहते थे, ठीक है, तो बांग्लादेश का ही नागरिक है, किंतु उनको यहाँ पर जब तक उनका काम चल रहा है तब तक वो बोला गया कि आप रहिए, आप किस पर्पज से यहाँ रह रहे हैं, उनको उस आधार पर उनको ऐसा समय बढ़ा देती है गवर्नमेंट अगर देखती है कि इससे कुछ ये हो रहा है, बस वो समय बढ़ा देती है, टाइम पीरियड बढ़ा देती है। जी सर, उसके वो बदले समय उनको समय पर कुछ increment देना करके बढ़ा पड़ता है, देती कुछ पैसा क्या वगैरह बोले? रजिस्ट्रेशन मतलब कराए, कुछ मतलब उसके बदले उनको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, देखिए, मतलब ऐसा अगर कुछ मान है लीजिए क्या? अक्षय कुमार जो टैक्स देते हैं, अक्षय कुमार जो टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर काम करने के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहेगी कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे देश का भी सिटीजन, अगर वो टैक्स आ रहा है तो फिर खराबी क्या है, वो ये सोच रही है। जहाँ से मतलब इनकम हो, जहाँ से इनकम हो, हाँ, उससे वो इनकम वो हो रहा देख रही है कि गवर्नमेंट भारत को, का भी है। वो रह हाँ, सकता है। और अक्षय कुमार का फिल्म से भारत का भी, बॉलीवुड का नाम हो रहा है, बॉलीवुड तो भारत जी से जुड़ा हुआ है, तो भारत का ये होगा, जी। तो इस आधार पर वो लोग ये करती है। मान लो अक्षय कुमार मतलब भाई, को कोई विदेशी अगर देता है, बोलिए। भाई सब ट्रेड और बिजनेस करने के चक्कर में मतलब यहाँ रह सकते हैं, लेकिन सिटीजन नहीं हाँ रहते, हाँ, उसको वो पूरी सुविधा अथॉरिटी देती दी है। नहीं जा सकती है, बस वही हाँ, चीज। और सिटीजनशिप नहीं देती साल है में, लेकिन बाकी सब देती है। हाँ, क्या और क्या साल नहीं में कर कुछ सकते अक्षय कुमार? हाँ, जैसे कि वो वोट नहीं दे सकते हैं। वोट नहीं दे सकते हैं। हाँ, जी वोट नहीं दे सकते हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं, कुछ जी। भारत का कोई ये नहीं बन सकते हैं। लेकिन मतलब एक वहाँ एक पे चीज यहाँ देख, हाँ बोलिए। एग्रीकल्चरल जमीन वगैरह मतलब नहीं ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? हाँ 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 हाँ, तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। फंडामेंटल राइट्स का जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उनको वो नहीं मिलेगा, किंतु ये सब डिसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, क्लियरली लिख दिया गया। सर उनके ठीक है, बच्चे भी तो, उनको यहाँ का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। देखिए उनके बच्चे के ऊपर आते हैं, उनके बच्चे अगर माइनर है,
तो वहां पर आपका जो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 के आधार पर ये लागू होगा। उनके बच्चे अगर एडल्ट होने के बाद वो चाहे तो यहाँ ले सकते हैं। किसके आधार पर ले सकते हैं बता देते हैं। वो आपका जो क्या बोलते हैं यहाँ का जो ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन होने के वास्ते, जैसे अक्षय कुमार तो इंडियन ओरिजिन है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उस आधार पर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एडल्ट होने के बाद वो चाहे तो ये क्लेम कर सकते हैं कि हम इसके आधार पर लेना चाहते हैं, तो आर्टिकल मिल 8 के जाएगा। थ्रू मतलब वो दोबारा ले सकते हैं। जैसे कि आपका बाय नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। जी जी। ठीक, नेचुरलाइजेशन जो है ना, अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में। तो नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो आके रह सकते हैं यहाँ पे, जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955 में मेंशन है। ठीक है, उसके आधार पर उनको मिल जाएगा। देखिए आर्टिकल 10 कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 में बोला गया जो सिटीजनशिप हमें मिलेगा ना वो कंटिन्यू चलेगा। एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एवर प्रोविजन शैल कंटिन्यू टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हमेशा भारत का नागरिक रहेगा जो एक बार बनेगा। पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया है। आर्टिकल 11 में बोला गया है सिटीजनशिप को लेकर अमेंडमेंट करने का काम किसके पास है? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। ठीक है, देखते हैं। अब आते हैं एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 के द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाए। एक्विजन मतलब होता है एक्वायर्ड, इसको लिख सकते हैं अब लिख देखिए एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब है कि भारत का नागरिकता कैसे मिलेगी। तो भारत का नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? 1955 के आधार पर मिलती है, 1955 के एक्ट के आधार पर मिलती है, जो बार बार अमेंड हुआ है, बहुत बार अमेंड हुआ है। उस अमेंडमेंट को भी साथ में देखते जाएंगे। देखते हैं भारत का नागरिक बनने के लिए 5 उपाय हैं। कितने उपाय है भारत का नागरिक बनने के लिए? 5 ways। भारत का नागरिक बनने के लिए 5 वेज। ठीक है, बाय बर्थ, बाय बर्थ हम लोग हो सकते हैं, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ थ्योरी। क्या क्या बोले? बाय बर्थ हो सकते हैं, बाय डिसेंट हो सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन भी हो सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ थ्योरी के द्वारा भी होता है। देखिएगा द सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड। ये वाला लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला लाइन अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। ये वाला लाइन अभी एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। सिटीजन को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, माने निकाला जा सकता है या लॉस हो सकता है किसी का लॉस। तो 3 तरीका से है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। याद कर लीजिए। तो भारत के नागरिक बनने के लिए कितने उपाय हैं? 5। कौन कौन बोलते जाओ? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेट ऑफ टेरिटरी। यस। देखिएगा अब आते हैं जो टर्मिनेट करने का उपाय 3 है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन। एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसमें साइड सिटीजनशिप बाय बर्थ, बर्थ के आधार पर, इसी को बोले थे ना, अभी समझाएंगे। देखिए बोला क्या गया, कौन बाय बर्थ कौन कौन इंडिया का नागरिक हो सकता है। इंडिया का नागरिक बनने के लिए बाय बर्थ माने जन्म से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत से जो लोग भारत में जन्म लिए हैं उनको भारत से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, जो पर्सन भारत में जन्म लिया हो, कब? देखिए ये वाला डेट याद रखिएगा, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of the national। हाँ क्या बोलिए? सोने में घर बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या बोले? दिखाएगा कौन? तो जो क्लास करवा रहे हैं ना, जैसे ये टीचर क्लास करवा रहे हैं, तो ये क्लास करवा रहे हैं इस चीज का, तो बस वो सब हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बस अपना वीडियो ऑफ करके हम लोग खाली देखते रहते, पढ़ते रहते हैं बस। अरे भाई माइक ऑफ कर ले। शुरू करिए सर। कौन था?
तनवीर लग रहा था, आवाज उसी का था। तनवीर कोई बात देखिए, तो हम क्या बोले, सिटीजनशिप बाय बर्थ में ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, माने 26 जनवरी 1950 ऑन माने उस दिन या उसके बाद, और जुलाई 1 जुलाई 1987 के पहले, बिफोर 1 जुलाई 1987, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा। मतलब जितने लोग का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले का नियम अलग था, उसमें हम बता दिए थे ना कि आपका आर्टिकल 7, आर्टिकल 6, इस चीज को देखना होगा। और 26 जनवरी 1950 से और 1 जुलाई 1987 के पहले तक, नॉट 1 जुलाई 1987, उसके पहले तक जो भी लोग, उनके पेरेंट्स किसी भी देश का नागरिक हो, कहीं का भी नागरिक हो, वो ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, जिस भी देश का हो, कोई मैटर नहीं करता, वो भारत का नागरिक होगा अगर वो भारत में जन्म लिया रहता है तो। समझ में आया बात? अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, मान लीजिए कोई विदेशी घूमने के लिए आए 1987 के पहले, अगर वो भारत में जन्म लेता है ना, तो भारत का नागरिक कहला जाएगा, उनको भारत का नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को और उसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले तक जो भी लोग भारत में जन्म लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं मांगना होगा, वो भारत का नागरिक है। अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 के पहले है, अब देख लिया आप भारत के नागरिक हो, ठीक। अब रहा सवाल, ये प्रूफ कैसे होगा कि हम 1987 के पहले जन्म है? तो उसके लिए बोला ही गया है प्रूफ, इसका प्रूफ का तरीका, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को भी डेट ऑफ बर्थ का ही दर्जा मिलता है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को पहले क्लास 8 बोर्ड होता था, क्लास 4 होता था, तो सब में एक जो स्कूल सर्टिफिकेट को भी आपका ये डेट ऑफ बर्थ का दर्जा मिल जाता है उस वक्त, उस समय के अनुसार। तो आपका बहुत सारा तरीका है डेट ऑफ बर्थ का, ये मिल जाता है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं वो भारत का नागरिक है। दूसरा, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987, मतलब 1 जुलाई 1987 और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कब तक, 3 दिसंबर 2004 के पहले तक, अगर उनके पेरेंट्स में से कोई एक, क्या बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक, अगर वो भारत का नागरिक है, तो उसे भारत का सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, मतलब अगर मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 2 जुलाई 1987 को हुआ या 1 जुलाई 1987 को हुआ, तब उनको बोला जाएगा कि आप बताइए आपके पेरेंट्स में से कोई भी, माँ या पापा, भारत के नागरिक है क्या आपके बर्थ के समय में, उस वक्त आपके भारत के नागरिक है क्या? अभी का नहीं पूछेगा, उस वक्त पूछेगा जिस वक्त जन्म लिए हो। तो अगर वो बंदा बोलेगा कि नहीं है, दैट मीन्स उसे भारत का नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ में आया बात? जी सर, समझ में आ गया। फिर तीसरा बोला गया है, जब अमेंडमेंट हुआ, माने कि ये 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद, बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, अब क्या बोला गया, 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है ना, उसके दोनों मम्मी और पापा दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ है। समझ में आया? जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ है उस वक्त वो भारत का नागरिक हो, तब जाके उसे भारत का नागरिकता मिलेगी। अब बताओ, यहाँ पर कि सभी लोग का जन्म 2004 के पहले ही हुआ होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। जी सर। ये 2000 क्या बोले, हेलो, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। नहीं सर, ठीक है, हम लोग 2004 के पहले का ही है। ठीक, तो 2004 के पहले सभी लोगों का जन्म, तो नॉर्मल सी बात है कि 1987 के बाद ही हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं होगा 1987 के पहले जन्म लिए हैं, तो 1987 के बाद और 2004 के पहले जन्म लिए हैं। दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि हम भारत का नागरिक है बाय बर्थ, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, तो हमसे पूछा जाएगा कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा कोई एक बता दीजिए वो भारत का नागरिक था, ठीक है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम एक ये बता सकते हैं, उनका कुछ भी दिखा सकते हैं, देखिए उनका वोटर कार्ड या उनका कुछ भी, देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ 1987 के पहले लिखा है, 1987 के पहले जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से वो भारत का नागरिक है। नॉर्मली कुछ हमको बोलना नहीं पड़ेगा, 1987 के पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा है, दैट मीन्स वो भारत का नागरिक है, उससे ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अगर कोई ज्यादा कुछ बोलेगा, हमें बोलेंगे ठीक है सिटीजनशिप एक्ट को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है ये बात,
अब इसको अमेंड करने के लिए आपको 2004 के पहले तक का तो हमें 2004 के अभी 2021 के पहले तक का तो अमेंड आप कर नहीं सकते हैं, आपको इसके लिए अलग एक्ट बनाना होगा। क्योंकि जिस वक्त ये फंडामेंटल राइट्स में एक तरह का ये बात भी बोला गया ना, जिस वक्त जो नियम रहता है उसके अनुसार लागू होता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा जन्म हो रहा है, अभी जो नियम है उसके हिसाब से मुझे सुविधा मिलेगा, ठीक है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है लेकिन छीन नहीं सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है ये बात को। तो अगर वो करता है तो वो बेसिक जो डॉक्ट्रिन होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ये किया कर रहा है, माने कि उसका दुरुपयोग कर रहा है या उसे तोड़ रहा है, उसे उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको नुकसान पहुंचाने के तहत उसको खारिज कर दिया जाएगा उस तरह के नियम को। देखिए, तो 3 दिसंबर 2004 ये वाला बात समझ में आया, कैसे भारत का नागरिक बाई बर्थ मिलेगा, समझ में आ गया ना, बाई बर्थ कैसे मिलेगा। जी सर समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए, चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप। देखो, जो चिल्ड्रेन है ना फॉरेन डिप्लोमेट्स के, वो इंडिया में पोस्टेड हो सकता है लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं मिलेगा। माने विदेशी जो दुश्मन है ना उनको भारत का नागरिकता बाई बर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन जो फॉरेनर है ना वो क्लेम कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। ठीक है, आते हैं नीचे। अब दूसरा क्या है, बाय डिसेंट। लास्ट वाला नहीं समझे। हाँ, लास्ट वाला बोलेंगे क्या? हाँ, लास्ट वाला ये है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, मतलब कि जो राजदूत होता है ना, राजदूत डिप्लोमेट्स उसको बोला जाता है ना, जो जैसे अम्बेसडर को हाई कमिश्नर होता है ना, हाई कमिश्नर अम्बेसडर, पता है हाई कमिश्नर कहाँ होता है, अम्बेसडर कहाँ होता है? देखिए, हाई कमिश्नर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, वहां पर अगर हमारा जो प्रतिनिधि जाएगा, जो डिप्लोमेट्स जाएगा, वो हाई कमिश्नर कहलाएगा। और जो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वहां पर जो हमारे ये जाएंगे डिप्लोमेट्स जाएंगे, वो अम्बेसडर कहलाएंगे। तो उसी तरह वो लोग जो भारत में आके रहते हैं, उनके जो बच्चे भारत में जन्म लिए, उनको मिल सकता है, उनको भारत का सिटीजनशिप मिल सकता है रजिस्ट्रेशन कराने से, बाई बर्थ के आधार पर उनको दिया जा सकता है। किंतु एनिमी एलियंस के जो डिप्लोमेट्स है ना, उनको नहीं मिलेगा। एनिमी एलियन जिसको भारत ने बता दिया ये दुश्मन राष्ट्र, अगर ऐसा घोषित कर देता है तो। आते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है वंश, डिसेंट का मतलब क्या होता है, वंश। ठीक है, देखिए किसी ने हमसे भी पूछा था कि अक्षय कुमार के बेटा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, यहां से आपको समझ में आ गया, ये वाला पढ़कर और इसके बाद वाला पढ़कर, ये आपका क्या बोलते हैं, ये वाला और ये वाला, ये यहां से आपको समझ में आ जाएगा मिलना चाहिए कि नहीं, आप खुद बोलोगे। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया इज एंटाइटल्ड सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। अगर कोई बच्चा का जन्म विदेश में हुआ है, कहाँ हुआ है, विदेश में, ठीक है, कोई बच्चा मान लो यहाँ कोई माने कि यहाँ से कोई घूमने गया, काम करने गया, किसी भी वजह से गया हो, तो उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में जन्म ले लिए, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकते हैं बाय डिसेंट। कैसे बनेंगे देखोगे, उनका कैसे बनेंगे, उनके लिए बोला गया है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, और कब तक, 10 दिसंबर 1992 के पहले, 10 दिसंबर 1992 के पहले। ठीक है, ये जो 10 दिसंबर दिखा रहा है ना, 10 दिसंबर 1992 के पहले क्या हो, वो अगर उसके पहले अगर उसके पापा, फादर नॉट मदर, याद रखिएगा, उसके पिताजी अगर वो भारत का नागरिक रहेंगे उस वक्त, उनके जन्म के समय में, अगर उनके जन्म के समय में उसके फादर भारत का नागरिक रहे, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। अब बोलोगे कैसे, देखो अब तो आपके मन में सवाल बहुत सारा आ जाएगा कि फादर है तो निश्चित है कि फादर अगर माने उनकी वाइफ जो होगी वो तो भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी सर बोलिए, सुन रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर मदर, जरूरी नहीं है कि जो फादर अगर भारत का नागरिक हो तो उसकी माने कि उसका वाइफ जो है, माने कि अगर हस्बैंड का वाइफ भारत का ही नागरिक हो, जरूरी नहीं है। वो हो सकता है अपनी इच्छा से ना भी स्वीकार करे भारत का नागरिकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए सानिया मिर्जा क्या पाकिस्तान का नागरिकता स्वीकार की है? नहीं ना, भारत की नागरिक है, भारत की नागरिक है। ठीक है, उस तरह से रहा जा सकता है। ये क्या आवाज रिटर्न हो रहा है? जी सर, इको बन रहा है। इको बन रहा है अभी भी? अभी ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा, इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन, माने भारत का अगर नागरिक कौन है, उनके पिताजी, मम्मी नहीं, उनके पापा, तब जाके वो भारत का नागरिक होगा।
मम्मी रहेगी तो नहीं, मम्मी से नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले तक अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लिया और उसके पापा भारत के नागरिक हो तो भारत का नागरिक होगा। ऑन और आफ्टर December 10, 1992, क्या बोले सुनिएगा, ऑन और आफ्टर December 1992 माने 10 दिसंबर 1992 से उनके पापा में से, पापा और मम्मी में से कोई भी, पापा और मम्मी में से कोई भी क्या हो, भारत का नागरिक हो। देखो अब तक सिर्फ फादर था ना, अब कोई भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है और पापा भी होता है। कोई बच्चा का जन्म 1992 के बाद हुआ है, ठीक है, 1992 के बाद, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अगर उसके बर्थ के समय उसके मम्मी या पापा में से कोई भारत का नागरिक है तो। अब अभी जो 2004 के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, ये भी जान के रखिए, 2004 के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, 2004 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर उसके वो बच्चा इंडिया के बाहर जन्म ले रहा है तो वो बाय डिसेंट क्या होगा ना, वो भारत का नागरिक नहीं होगा जब तक उनके दोनों मम्मी पापा दोनों जब तक भारत के नागरिक नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक। मतलब 3 दिसंबर 2004 से क्या हो गया, दोनों उसके बोथ पेरेंट्स, यहाँ लिखने शायद मिस हो गया लिखने से, तो दोनों यहाँ लिख लीजिएगा कहीं भी साइड में, दोनों बोथ पेरेंट्स जो होंगे वो भारत का नागरिक वो रहेंगे तब जाके लेंगे। लेकिन इसके लिए खाली ऐसे ही बन जाने से नहीं होगा, विदेश में जन्म लेने से ऐसे नहीं होगा, बल्कि उसे क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा। क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा। इंडियन कॉन्सल्ट, जो कंसल्ट वहां पर है ना, देखोगे सारे जगह इंडिया के अपना प्रतिनिधि भेजा गया है, तो उनसे आपको बात करना होगा, वहां पर जाके एक फॉर्म जमा देना होगा, 1 साल के भीतर बताना होगा कि हाँ ये बच्चा जन्म लिया है, हम लोग यहाँ के हैं, तब जाके उसे भारत क्या मिलेगी, उसे आपका ये सिटीजनशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, तभी जाके मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। 1 साल के भीतर उसे बताना पड़ेगा। मतलब सर ये एक बात बोले, क्या बोलिए, यही फंड चल रहा है ना कि 1950 से 92 के अंदर रहेगा तो कम से कम बाबा सिटीजन होना चाहिए, 92 से 2004 तक माँ बाप में से कोई एक सिटीजन होना चाहिए, फिर 2012 से दोनों सिटीजन होना चाहिए, यही फंड चल रहा है। हाँ यही चल रहा है, बस खाली डिसेंट वाला में अलग था, उसमें अलग है, माने बाई बर्थ में इंडिया का, डिसेंट वाला में और बाई बर्थ में थोड़ा सा टाइम पीरियड थोड़ा अलग था, ये वाला जो टाइम पीरियड अलग है और इसमें टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग है, खाली ये वाला टाइम पीरियड एक है, ठीक है। माने यहाँ पर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ज्यादा डीप में मेंस में ही पूछेगा, प्री में नॉर्मली खाली ये पूछ देगा, बाय डिसेंट ये पूछेगा, ये हेडिंग पूछेगा, लेकिन ये भीतर का पूछता है मेंस में। हम जब क्वेश्चन देंगे तो जितना सारा क्वेश्चन आया रहता है एग्जाम में वही हम क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा तो मिलेगा कि हाँ कहाँ पूछा गया है, हम साथ में मेंशन भी कर देंगे इस बार कि कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, ये आसान है, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग आया भी है। जो पर्सन क्या ऑर्डिनरली क्या हो 7 साल तक यहाँ भारत में रहता हो, 7 साल रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, तो उनको सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है, मिलता है ना। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन हो, जो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, और वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर में, वो रजिस्ट्रेशन जैसे अभी बताए थे ना, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस। अनडिवाइडेड इंडिया करने का मतलब जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का थोड़ा सा था, पूरा नहीं था, तो ये सब जो पोर्शंस है यहाँ के लोग अगर यहाँ आके ये ले रहे हैं, माने कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहे तो उन्हें मिल सकता है। अ पर्सन, सुनोगे ये लाइन देखोगे, अ पर्सन हु इज मैरिड, ठीक है, मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से शादी कर ले और वो भारत में रहने लगे, 7 साल तक रहने लगे, तो ठीक है, तो बिफोर में माने कि वो रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 7 साल, माने रजिस्ट्रेशन करने के पहले, एप्लीकेशन देने से पहले 7 साल अगर वो भारत में रह जाते हैं, दैट मीन्स उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई बच्चा, माइनर चिल्ड्रन करने का मतलब है कि हम लोग जैसे है ना, हम लोग मान लीजिए जब 18 साल के पहले थे, 18 साल के पहले तो माइनर थे ना, तो उस वक्त हम लोग को भारत का नागरिक कहलाते थे, पता है कैसे, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाते थे, भारत का नागरिक कहलाते थे। जो माइनर चिल्ड्रन है उसको लेकर क्या बोला गया, यही जो माइनर चिल्ड्रन है, जब ये मान लो ये विदेश में जाकर रहते हैं, ठीक है, अगर वो ये विदेश में ही रहने लगे, ये माइनर बचपन से विदेश में ही रह रहा है, लेकिन वो भारत के रजिस्ट्रेशन उसके पिताजी करा के रखे थे,
और वो बड़ा होने के बाद भारत का नागरिकता नहीं लेना चाहता है, एडल्ट होने के बाद वो घोषित कर दिया हम दूसरे जगह का, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उसके पास पूरा अधिकार है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। A person of full age and capacity who has been registered as an overseas citizen, overseas citizen जो है उनके लिए बोला गया है 12 months before making application, 12 महीना रहना होगा ओवरसीज सिटीजन के लिए। ओवरसीज कहने का मतलब है, दिखाते हैं ओवरसीज का हम डेफिनेशन दिखा देते हैं। ये देखो ओवरसीज सिटीजन को लेकर है, ओवरसीज सिटीजन कार्ड इज फॉर फॉरेन नेशनल्स हु वेर एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 26/1/1950 के अनुसार जो एलिजिबल है, ठीक है, उनके लिए। जैसे कि कहाँ का सिटीजन होगा, ये कहाँ का सिटीजन अलाउ नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सिटीजन अलाउ नहीं है, बाकी सब जगह का है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का लेकर यहाँ का सिटीजन को अलाउ नहीं किया गया इसमें, याद रखे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ का सिटीजन को अलाउ नहीं किया गया है। आता है उसके बाद हम लोग का है, ये कोई देखते हैं, इसमें नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? नेचुरलाइजेशन के द्वारा मिलेगा। मतलब अ फॉरेनर कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप ऑन एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नॉलेज के आधार पर, अपने आधार पर वो बोल सकती है कि ये भारत का नागरिक है। जैसे अक्षय कुमार को नेचुरलाइजेशन के आधार पर दे सकती है। या देखो यहाँ पर हम बोले थे ना अभी, कोई साइंस के क्षेत्र में आर्ट्स, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस का काम करते रहे, तो उनको अपने आधार पर नेचुरलाइजेशन के आधार पर दे सकती है, चाहे तो गवर्नमेंट ये सब काम कर सकती है। इवन जो 8 शेड्यूल में 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज बोला गया है, उसमें से लैंग्वेज अगर आता हो उसके आधार पर भी दे सकती है भारत सरकार। ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये भी ज्यादा जरूरी है। ये कोई भी टेरिटरी जब भारत में शामिल होगा तो निश्चित है वहां के रहने वाले लोग भी भारत में शामिल होंगे, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? खाली टेरिटरी को थोड़ी लेंगे, वहां के रहने वाले लोग भी ना भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इफ एनी सिटीजन फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये हुआ हम लोग का सिटीजनशिप एक्वायरिंग का। क्या क्या तरीका था? सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इसको भी बता देते हैं, ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा, इसलिए इसको बताने में देरी नहीं लगेगा। रिनंसिएशन मतलब क्या? रिनंसिएशन एक वॉलंटरी एक्ट है। रिनंसिएशन क्या? एक वॉलंटरी एक्ट है by which a person holding the citizenship of India, जिसके द्वारा वो भारत का नागरिकता लेती है। ठीक है। as well as that of another country may absorb one of them, अगर मान लो वो एक साथ भारत का भी नागरिकता लेती है, दूसरे देश का भी लेना चाहती है, एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उस वक्त उनका छीना जा सकता है। अगर वो मान लीजिए भारत को नागरिकता ली हुई है, वॉलंटरी मतलब कि सोचो वॉलंटरी भारत का नागरिकता ली हुई है, लेकिन साथ में किसी देश का ये रखा हुआ है, माने कि परमानेंट ले लेती है। ठीक है, माने होता है ना, एक बार वॉलंटरी माने कि अपने ये होता है ना, अपनी इच्छा से लिए भारत का नागरिकता, फिर उसके बाद ये दूसरे भी देश का ले रहे हैं, तो उस वक्त यहाँ पर छोड़ेंगे, उसको रिनंसिएशन बोलते हैं। मतलब वो पहले भारत का नागरिक नहीं था लेकिन ले लिया है, फिर दूसरे जगह का भी ले रहा है, तो वो ऐसे लोगों को नहीं दिया जा सकता है। बाय टर्मिनेशन, इसमें क्या होता है? कोई अपनी इच्छा से दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेता है। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रिनंसिएशन में क्या है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता लेती है, होल्डिंग करता है, लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर दूसरे भी कंट्री का लेना चाहता है, तब जाके भारत का छूट जाएगा उसका। लेकिन टर्मिनेशन में क्या है? भारत का कोई नागरिक है, जैसे हम लोग पहले से भारत का नागरिक है, बाय बर्थ है, तो हम लोग अब दूसरे देश का अगर हम सिटीजनशिप लेंगे तो भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया बात? जी सर, समझ में आया। बाय डिप्राइवेशन में क्या होती है? अब देखो किसको किसको डिप्राइव किया जाएगा। अगर कंपल्सरी, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है ना, इलीगल माइग्रेंट, उसको जैसे मान लीजिए कोई या सिटीजनशिप कोई फ्रॉड होके एक्वायर करता है, कोई और पर्पज से आता है और जाके भारत का नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करके एक्वायर कर लेता है गलत ढंग से, या वो गलत ढंग से भारत का सारे कार्ड बना लेता है। ठीक है, गलत ढंग से अगर कुछ बना लेता है भारत के कार्ड को, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, उसको हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। सिटीजन जो within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country of for 2 years, अगर मान लो कोई व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करने के ठीक 5 साल के भीतर या नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत सरकार ने उसे सिटीजनशिप दिया, अगर वो 5 साल के भीतर किसी जगह में 2 साल के लिए जेल हो जाए ना, उसका सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, उसको छीन लिया जाएगा। The citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continue, अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक बाहर रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है, तो उसका सिटीजनशिप छीना जाएगा। किंतु आप बोलोगे जो लोग काम करने गए हैं तो उनको वीजा के आधार पर परमिशन लेके गए हैं। ठीक है,
तो उनको ये टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ता है, प्रत्येक बार उनको टाइम को बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हुए बहुत लोग ऐसा ये जॉब को लेकर अलग ये दिया गया है, उसके लिए अलग प्रोविजन तय किया गया है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई जाता है ऐसे 7 ईयर्स के लिए बाहर आ जाता है तो उसका छिना जाएगा। ठीक है, आते हैं एनआरआई। एनआरआई कौन होता है? एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, जो बाहर में रहते हैं उसको बोला जाता है। पीआईओ कार्ड क्या होता है? पीआईओ कार्ड एप्लीकेंट हैज टू बी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। माने वो किसी भी दूसरे देश के कंट्री हो, इंडियन ओरिजिन हो, लेकिन वो कहाँ का नहीं हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल का नहीं हो। ठीक है, so on a person who has held an Indian passport at any time or is the spouse of an Indian citizen or a person of Indian origin, तो उनको मिल रहा है। इंडियन ओरिजिन है उनको इंडियन पासपोर्ट भी मिलता है। अगर इंडियन ओरिजिन है, वो विदेश में कहीं भी रह रहा है, कहीं का सिटीजनशिप लिया है, तो ओसीआई मिलता है, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। फिर ओवरसीज इंडियन कार्ड, ये एक बार देखिएगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये एक हल्का सा पोर्शन बच रहा है, इसमें का थोड़ा सा बता देते हैं जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इसमें पूछेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का आधार पर किसको किसको भारत में क्या इलीगल इमिग्रेंट, याद रखिए इसमें एक वर्ड है इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट ये वाला डायग्राम से दिखाते हैं पहले। जो इलीगल इमिग्रेंट है ना, उनको रहने का अधिकार मिलेगा। किन कौन कौन? इलीगल करने का मतलब कोई गैर कानूनी ढंग से जो भारत में आकर रह रहे हैं, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। कहाँ कहाँ का? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के। यहाँ के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो हिंदूज है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करके उनको जहां पर क्या किया गया, भारत में रहने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए क्या बोला गया, एक चीज दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। वो कम से कम 5 साल भारत में रहते हो, 5 साल रह लिए हो 11 साल की जगह में। जहां 11 साल था ना, माने इलीगल सुनोगे, इस चीज को क्लियर कर देते हैं। इलीगल जो माइग्रेंट है ना, ये जो इसमें क्या होती है कि जो इलीगल माइग्रेंट माने कोई बॉर्डर क्रॉस करके या किसी भी तरह का आपदा के वजह से या कोई प्रॉब्लम्स के वजह से या किसी हिंसा के वजह से वो भारत में शामिल होता है। तो होने के बाद वो 11 साल तक अगर भारत में रहते हैं, 11 साल तक शांति से अगर भारत में रहते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। वहीं पर क्या किया गया, भारत सरकार ने इस बार क्या किया, यही 11 साल की पीरियड को 5 साल कर दिया। किसके लिए? जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है उनके लिए 11 साल की जगह में 5 साल कर दिया। बाकी सबके लिए 11 साल ही रखा। बाकी सारे इलीगल माइग्रेंट के लिए 11 साल ही रखा, सिर्फ उनके लिए 5 साल कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें देखो, इस आर्टिकल्स को लेकर बहुत लोग अलग अलग तरह का डिबेट रहता है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 14 का अगेंस्ट में है, किंतु गवर्नमेंट कुछ और बातें कहती है, अपोजिशन कहता है। ये एक अलग मुद्दा है, तो इसको हम नहीं जा रहे हैं। ये उसके बाद ये एनआरसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है। अभी तक लागू नहीं हुआ है, वो पूछा जा सकता है। तो ये है। और एक चीज है असम अकॉर्ड को लेकर, वो हम इसमें नहीं लिखे हैं। असम का भी एक है, तो हम उतना ज्यादा लंबा में नहीं गए, उसका खाली 1-2 क्वेश्चन खाली टेस्ट में डालेंगे। असम का 1 से 2 क्वेश्चन उसका रहेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा इसमें से, और ऊपर में से बाकी सारा क्वेश्चन ऊपर में से रहेगा। ये 5 क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहां से हम रखेंगे टेस्ट में। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ोगे। ठीक, जी सर। ठीक है, ठीक है तब, थैंक यू सर। थैंक यू सर पीडीएफ डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।
क्या हो रहा है रेशमा? क्लास तो खत्म हो गया। रेशमा क्या वो भाग गई। जा कमर उठा ना ओ सुनाई ना तो भाग गई। काय बोलवलं मी तू बात करीत ना बात ना करणार